किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट है तो कंपैरिजन तो होता है, टी और कॉफी, बीच और माउंटेन्स, ये वाला निब्बी है, ये वाला निब्बी। मैं पढ़ा रही हूं आपको, मैं अपने शब्द कटोरी में डाल के आपको बेच तो नहीं सकती। मैं आपको अपना समय दे रही हूं, अपना ज्ञान देने के लिए। इनटैंजिबल दिख नहीं रहा है, आटे की मैगी बनने, आटे का पास्ता बनने, आटे का स्पैगेटी बनने, आटे की ब्रेड बनने, आटे का ये बनने, आटे का वो सब। नंबर्स नहीं देखेंगे कितने किलो, हम वैल्यू देखेंगे इतने रुपए का सामान। हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। इट डजंट मीन कि आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा जिंदगी भर आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अरे ओ रिक्शे वाले भैया, जरा सेक्टर 700 ले जाना। ये सेक्टर वर्ड आप लोगों ने अपने रास्ते बताते हुए तो बहुत सुना होगा, स्पेशली हमारे दिल्ली में। सेक्टर्स सिर्फ ये विभाग ही नहीं होते, हमारी पूरी इकोनॉमी भी अलग अलग बेसिस पे अलग अलग सेक्टर्स में बटी हुई है, और वही तो है हमारा आज का चैप्टर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। मैं आपको पढ़ाती हूँ एसएसटी। धड़ाधड़ वन शॉट लाने के बाद अब डिमांड थी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। पोल लगाया और फट से जीत गया ये वाला चैप्टर। ऑलरेडी मेरे सारे चैप्टर्स इसी यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, बट इस वाले चैप्टर में थोड़े बहुत ग्राफ्स में चेंजेस आए हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के साथ ये पूरा लेक्चर आपको मिलने वाला है। एक एक चीज एनसीईआरटी की कवर होगी, एक एक एमसीक्यू कराया जाएगा, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा और आंसर भी दिए जाएंगे। तो बस जल्दी से सेशन को लाइक करना है और पूरा चैप्टर अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है। लेकिन उससे भी पहले, इससे पिछला वन शॉट हमारा था फेडरलिज्म का, जिसके अंदर मैंने दिए थे तुम लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। अब वो होमवर्क क्वेश्चंस जिन भी टॉप बच्चों ने सबसे जल्दी दिए हैं वो मैंने लगाया। भाई 4 लगा पाई हूं आज, एकदम से एंड टाइम पे याद आया। बट यस, ये है वो 4 बच्चों का शाउट आउट जिन्होंने फेडरलिज्म के आंसर्स बिल्कुल 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 ठीक दिए थे। इसमें पहला सवाल था कि रेजिडुअरी लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन देखता है, तो आंसर वाज यूनियन गवर्नमेंट। एंड सेकंड था व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, और इसमें सबसे पहले आकांक्षा अहिरवर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तालियां तालियां तालियां, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है और तरीके से लिखा है, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ वैसे लिखा है। मैं उन बच्चों को शाउट आउट अब से नहीं दूंगी जो सिर्फ और सिर्फ बी सी लिख के छोड़ देंगे, या सिर्फ और सिर्फ यूनियन और ये डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे। मुझे सारी चीजें चाहिए, क्वेश्चन नंबर, पार्ट एंड उसका आंसर। तो ये है आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया। दूसरे हैं अंजू, अच्छा यशिका जी, उन्होंने अपना नाम भी लिखा है। यशिका जी ने भी बी और सी पार्ट किया है, पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक है। साथ में इन्होंने प्यारा सा बेस्ट टीचर्स भी कहा है। बेस्ट आप लोग हैं भाई बच्चों। देन है इप्सिता जी, जिनने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। देन है हरियाणा पलवल, पोशाली जी ने भी दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल ठीक दिए हैं। थैंक यू मैम फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर, यू हेल्प्ड अस अ लॉट विद दीज लेक्चर्स, आई डू एंजॉय इट वेरी मच। भाई मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा एक लेक्चर के लिए उधर जाए, एक क्वेश्चन के लिए उधर जाए, एक छोटे डिस्कशन के लिए इधर जाए। इस पीपीटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चों, ये मेरा वादा रहता है। बस अब वापस से आ जाते हैं अपनी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पे, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है? हमारी इकोनॉमी, हमारी सभ्यता, हम जहां रहते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों, और वो अलग अलग बेसिस पे भी है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं इकोनॉमी होती क्या है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ अ कंट्री और रीजन आर ऑर्गेनाइज्ड। एक इकोनॉमी ज्यादातर हम बात करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, जिसका ट्रेड हम जानते हैं, पैसों से रिलेटेड चीजें जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जानते हैं। एक्टिविटीज जो भी कुछ पैसा जनरेट करती हैं वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या कहलाती हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मैं आपसे कोई फीस तो चार्ज नहीं कर रही हूं, ये नॉन इकोनॉमिक है, इससे मुझे पैसा नहीं मिल रहा। अब आप सोचोगे मैम आपको यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, बेटा जी यूट्यूब जितना पैसा दे रहा है उससे तो लग जाता है,
उससे ज्यादा तो लग जाता है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, ये लाइटें आप देख रहे हो, हमारी सैलरियां आप देख रहे हो, आशु सर देते हैं, है ना भाई, तो ये सब आप देख रहे हो, ये सब में लग जाता है। तो ना, ये तो समाज सेवा हो गई, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक। मैं अपने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो हमको पैसा देते हैं, वो इकोनॉमिक। मैं अपने घर में अपने औलाद को पढ़ाऊंगी तो वो मुझे पैसा नहीं देगा, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक। तो एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, जिन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेक्टर्स। तो हम इस चैप्टर में अलग अलग बेसिस पे बात करेंगे। इकोनॉमिक हमने कर ली, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। हम इसमें अब अलग अलग बात करेंगे, किस किस की। हम इस चैप्टर में समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में। हम समझेंगे ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज के बारे में। हम समझेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ठीक है बच्चा, ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, यही दोनों मान लो छोटे छोटे से टॉपिक। क्लियर? चले आगे, यहां तक सब सॉर्टेड है? चलिए बच्चा। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते। तो भाई हम आगे चलेंगे। अब इसके अंदर मेजर सेक्टर्स हमने बात कर ली है, अब हम जाएंगे एक एक पार्ट को पढ़ने। सबसे पहली हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में आती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बच्चों बचपन से पढ़ा हुआ है, इतना मत बुलवाना। बहुत ही प्यारा और छोटा सा टॉपिक होना चाहिए। स्टिल हम आपको एक एक चीज समझाएंगे, आपकी एनसीईआरटी की फोटो लगाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी, 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 बेसिक सेक्टर। This sector of the economy involves conversion of natural to primary products. ये बात याद रखना, इस सेक्टर में हम नेचुरली ऑब्टेन चीजों को एक्सप्लॉइट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि फिशरी, जैसे कि माइनिंग, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री। Thus, this sector directly associated with the nature. इसमें आते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करना। Since most of the natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, इसीलिए इसका प्यार भरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। बच्चों, प्राइमरी सेक्टर को प्यार से बुलाते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। बच्चों, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अरे बाबा, चलो। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंड लेवल, प्राइमरी के बाद। प्राइमरी में जो चीजें ऑब्टेन होती हैं वो जाती हैं सेकेंडरी के पास फिनिश गुड्स बनने। कुछ चीजें तो प्राइमरी पे ही फिनिश गुड्स बन जाती हैं। जो लोग कच्ची गेहूं ले रहे हैं उनके लिए तो फिनिश गुड हो गया, लेकिन क्या आप लोग कच्चा गेहूं खाते हैं? आप इसको भेजते हैं फैक्ट्रीज में आटा बनने, आटे के बिस्किट बनने, आटे की मैगी बनने, आटे का पास्ता बनने, आटे का स्पैगेटी बनने, आटे की ब्रेड बनने, आटे का ये बनने, आटे का वो सब, आटे की मैगी बनने, आटे का पास्ता बनने, आटे का स्पैगेटी बनने, आटे की ब्रेड बनने, आटे का ये बनने, आटे का वो सब। वो है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें सारी वो चीजें आती हैं जिनको आप उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो। द मैन्युफैक्चरिंग में टेक प्लेस इन फैक्ट्री, वर्कशॉप या फिर कहीं के घर में भी। एग्जाम्पल्स है यार्न एंड क्लोथ वीविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर। कॉटन तो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, जब आप उससे कपड़ा बना रहे हो वो क्या बन गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ऐसे ही शुगर केन से जैगरी बन रही है। अब आ गया टर्शरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है बच्चों जिसके अंदर कोई सामान नहीं बिकता, इनटैंजिबल चीजें होती हैं, दी जाती हैं सर्विसेज। तभी टर्शरी सेक्टर को प्यार से बच्चों सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब प्राइमरी से जब वो गुड्स बने वो सेकेंडरी तक कैसे पहुंचे? ट्रक में पहुंचे, बैलगाड़ी पे पहुंचे, ऐसे ही तो पहुंचे।
कोई ना कोई माध्यम से पहुंचे, वो माध्यम भी कहलाता है सर्विस सेक्टर। बैंकों में जा जाके लोन लिया, सर्विस सेक्टर बैंकिंग। मैं पढ़ा रही हूं आपको, मैं अपने शब्द कटोरी में डाल के आपको बेच तो नहीं सकती, मैं आपको अपना समय दे रही हूं, अपना ज्ञान देने के लिए। इनटैंजिबल, दिख नहीं रहा है, बस महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि अरे वाह, हमको ये समझ में आ रहा है। क्या हो गया ये? सर्विस सेक्टर। डॉक्टर चेक कर रहा है आपको, सर्विस सेक्टर। जितने भी प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एवरीबॉडी। तो ये भैया हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को। कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है? जनरेट सर्विसेज करता है। इसमें बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आता है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज भी टर्शरी में ही आती है। ये सेक्टर में कुछ एसेंशियल सर्विसेज, यही जो लिख दिया मैंने, बता दिया। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ बच्चों। अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर तो बच्चों किया जाता ही है, आपको आपके दोस्त से, बुआ के लड़के से, चाची की लड़की से, क्लास के उस बच्चे से जो हमेशा अव्वल आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। कंपैरिजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो भैया जहां पे भी किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट है तो कंपैरिजन तो होता है। टी और कॉफी, बीच और माउंटेन्स, ये वाला निब्बी है, ये वाला निब्बी, पूछ लिया जाता है, कंपैरिजन कर दिया जाता है, बेहतर कौन है। तो यहां पे भी हम कर रहे हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector also produce a very large number of goods and services. Also, three sectors have a large number of people working in them. Of course, तीन सेक्टर्स हैं तो तीनों सेक्टर्स में कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है। The next step therefore is to see how much goods and services are produced, और कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं ये देखना चाहिए। ठीक है ना? देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ, अब देखना पड़ेगा, क्या पता सारा का सारा हमारे देश का जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ टर्शरी सेक्टर से आ रहा हो, क्या पता प्राइमरी और सेकेंडरी में एकदम नील बटा लुल हो। ये देखना पड़ेगा कि किसमें कितना क्या चल रहा है। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज? बच्चा कैसे काउंट करेंगे हम? ये देखने के लिए कि हर सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने गुड्स बने, कितनी सर्विसेज आई। तो इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन द नंबर्स। इकोनॉमिस्ट ने कहा, इकोनॉमिस्ट्स ने कहा इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई हम लोग क्या देखेंगे? नंबर्स नहीं देखेंगे, कितने किलो, हम वैल्यू देखेंगे, इतने रुपए का सामान। हम नंबर्स नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं जैसे कि इफ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड, आपके एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट मारा है, बस बबल्स बनाए हैं, यहाँ पे क्लाउड बनाए हैं। इफ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹20 पर kg, अगर हमने 10,000 बेच दिए 20 रुपए पर किलो पे, तो 2 लाख हो गया, will be 2 lakh. The value of 5,000 coconuts for 15 rupees per coconut will be 75,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. इसी तरीके से एक की कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सेक्टर का आया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों को एड अप कर दो। ऐसे आप निकालोगे प्रोडक्शन ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स। Not every good that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. हर एक चीज जो बन रही है, जो उपज रही है, जो बन रही है, जो सर्विस दी जा रही है, सबको काउंट नहीं करना है, सिर्फ काउंट करना है फाइनल गुड। वो गुड जो अब इंसान यूज करेगा, जो अब कंज्यूम होगा, वो वाला। वो नहीं जो अभी आगे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा, अभी और उसमें पड़ाव बचे हैं, वो वाला गुड नहीं, सीधा फाइनल गुड। आओ एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एक फार्मर है हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लावर मिल। एक फार्मर है, उसने ना आटे की फैक्ट्री में 20 रुपए पर किलो पे क्या बेच दिया? गेहूं बेच दिया। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट and sells the flour to a biscuit company for ₹25 per kg.
इन्होंने आटा दिया 20 रुपए पर किलो पे, उन्होंने आगे बेचा बिस्किट बना के 25 रुपए पर किलो पे। बात भी सही है यार, उसमें उसका भैया शुगर डली, ऑयल डला, पैकेट्स की पैकेजिंग का हुआ, तो मार्केट टू द कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के पास वो बिक रहा है 80 रुपए का। To make 4 packets of biscuits, the biscuit company uses the flour and the things such as sugar, oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuits in the market to the consumer for rupees 80, 20 per packet बिक रहा है वो. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumer. तो वो जो पैकेट है बिस्किट का, वो फाइनल गुड है, उसमें आटा काउंट नहीं होगा, उसमें शुगर काउंट नहीं होगी। मैं आपको रीजन भी बताती हूँ, जैसे कि अगर आप, मैं कह रही हूँ प्राइमरी में 100 किलो गेहूं बनी, उसमें से 20 किलो गेहूं तो एज इट इज गेहूं की तरह यूज हो गई, यानी कि ये गेहूं फाइनल है। लेकिन इसमें से 50 किलो जा रही है भैया मैगी के फैक्ट्री में आटा मैगी बनने, और 30 किलो जा रही है बिस्किट बनने। अगर मैं यहाँ पे ये 100 किलो जोड़ लूंगी तो बेटा जी फिर मैं इसको मैगी में भी जोड़ूंगी, इस 50 किलो को, फिर मैं बिस्किट में भी जोड़ूंगी, तो बेटा ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स नहीं हो जाएंगे, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं काउंट करते, रॉ मटेरियल, हम सीधा फाइनल गुड काउंट करते हैं, जो बना है, जो बन चुका है। मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं, आई एम इन माई ऑफिस, अदरवाइज आई विल लव टू सी इट, शो यू ऑल। एक पैकेट पे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, दोज आर इंटरमीडिएट गुड्स। पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मैदा, आटे की मैगी में भी मैदा होता है यार 40% के करीब, मैदा, शुगर, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब स्पाइसेस, all of these are intermediate goods and the packet of Maggi is the final good. We count final good, but I should be paid the full value of the wheat that I produce. मुझे तो उतना गेहूं दे दो ना जितना मैंने दिया है। Okay, so goods and services are of two types I told you. One is final good and services, जो एकदम consumable बन जाते हैं, और एक है intermediate goods and services जिसको हम प्यार से raw materials भी कहते हैं, जो एज एन इनपुट काम करते हैं फाइनल गुड्स के, रॉ मटेरियल्स। व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? क्यों सिर्फ फाइनल क्यों? बता चुकी हूँ, डबल काउंटिंग रोकने के लिए। In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. Intermediate goods use किए जाते हैं final goods को produce करने में। Value of final goods already includes the intermediate goods की value that are used in making the final good. इसीलिए उस 80 रुपए के बिस्किट में ऑलरेडी वो 25 रुपए का आटा है। Similarly, the value of all other intermediate goods, sugar, oil, जो भी डल रहा था, सब कुछ उसमें ऑलरेडी है। तो फर्स्ट एज वीट, देन एज फ्लावर एंड फाइनली एज बिस्किट्स, वो 3 बार काउंट ना हो जाए भैया। इसको रोकने के लिए हम सीधा जो उसका फाइनल सामान बनेगा हम उसको काउंट कर लेंगे। तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में ऑलरेडी एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस दे रही हूँ। ये वो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, ये अभी वो होते हैं जिन पे अभी आगे फर्दर प्रोसीजर होना है। ये रेडी टू यूज होते हैं लेकिन अभी ये फाइनल यूजर्स के लिए यूज नहीं होते हैं। ये इंटरमीडिएट गुड्स से बनते हैं, ये रॉ मटेरियल्स और भी रॉ मटेरियल से बनते हैं, घास फूस जो भी आप वो डाल रहे हो, सीड्स डाल रहे हो। फिनिश गुड्स हैं, अनफिनिश्ड हैं, इनकी वैल्यू जीडीपी में काउंट होती है बट इनकी काउंट नहीं होती है। बिस्किट्स, फ्लावर, मिल्क, शुगर। एक बात और बता दूं आपको मैं, जगह है यहाँ, जीडीपी में भी ऑलवेज कैलकुलेट फाइनल गुड्स। व्हाट इज जीडीपी? सम टोटल of all the final goods and services produced in all the 3 sectors in a particular year. एक साल में तीनों कितनी बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका टोटल कर दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, निकल के आ जाएगा आपका जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो खामा मेहनत करवा दी।
Okay, so GDP is the sum of the value of all the final goods and services produced in all the three sectors in a particular year. मैंने वही लिखा है. It shows the total production in a country. The mammoth का मतलब होता है very big. The mammoth task of estimating, the very confusing, the very lengthy task of calculating GDP in India is considered by the central government of ministry. One marker. कौन करता है calculate GDP? GDP is calculated by the central government ministry. Central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects the information relating to total volume of goods and services, and then वो estimate करते हैं GDP. They take help from the ministers and then they release the final GDP. Okay? Okay? Now, this is the addition. ये टॉपिक आपके इस साल ऐड हुआ है, इस साल. GVA. आपके सारे के सारे ग्राफ्स चेंज हो गए हैं बच्चों. अगर आपकी नई बुक नहीं है तो आप लोग हो गए आई ये क्या मैम बता रही हैं, व्हाट इज GVA. अगर आपके पास नहीं है इट्स ओके, यू कैन डाउनलोड द न्यू NCERT फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ गूगल ओनली. CBSE की आप लिख दो लेटेस्ट NCERT ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 PDF, वो आ जाएगी. बिल्कुल नई वाली, इस बार वाली आ जाएगी. GDP and GVA are two different concepts. ध्यान से सुनिएगा, नया कंसेप्ट है. GDP and GVA are two different concepts जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्री कितने ग्रोथ पे है, कंट्री कितनी बढ़ रही है. अब इस साल से सरकार ने GVA क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि ये माना गया है, ये कंक्लूड हुआ है कि GVA is the better approach for a country to determine the total production. GVA is the better. देखिए मैं आपको एक्चुअल बताती हूँ GDP होता क्या है. GDP होता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, प्लस ये आपको विजिबल तो है ना यार, ये येलो वाला कलर स्क्रीन पे विजिबल है ना. GVA, हाँ, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस. आई विल टेल यू व्हाट इज दिस आल्सो. ये आएगा दी एग्जाम में, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी अभी. माइनस ऑल द सब्सिडीज, ऑल द डिस्काउंट्स. तो बेसिकली GDP में ऑलरेडी सारे के सारे टैक्सेस जुड़े होते थे. GDP में सारे के सारे टैक्सेस जुड़े होते थे. अब क्या किया GVA में? GDP में से टैक्सेस माइनस कर दिए. बेसिकली GVA क्या आ गया इससे? GDP में से टैक्सेस आपने माइनस कर दिया और डिस्काउंट्स आपने ऐड कर दिए. यही तो हुआ. अब आप कहोगे मैम टैक्सेस हटाने से क्या होगा? टैक्सेस हटाने से आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगा. अभी क्या कर रहे थे GDP में? हमने आपको बताया क्वांटिटी नहीं देखते, अमाउंट देखते हैं. तो वो अमाउंट में टैक्स वाला अमाउंट भी ऐड होता था. तो हमारे देश की GDP तो 4th नंबर पे आ गई बच्चा. इंडिया तो 4th नंबर पे है. हालात देखो इंडिया के. हमने अब अप्रोच लेनी है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड. ये निकलती है टोटल प्रोडक्शन में से आप सारे के सारे टैक्सेस को माइनस कर दो, आपको एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा. डिस्काउंट्स ऐड कर दो क्योंकि कई प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, वो ऐड कर दो, इससे आपको टोटल अमाउंट. फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की एक चीज थी, आपने वो मार्केट में 80 की बेची है, लेकिन उसकी वैल्यू तो 100 ही है ना, तो आपने उसको 20 रुपए डिस्काउंट भी ऐड कर दिया, एक्चुअल अमाउंट निकल आएगा. तो GVA इज GDP प्लस टैक्सेस, सॉरी माइनस टैक्सेस. ये आप अपनी साइड में लिख लीजिए NCERT के, एंड थैंक मी लेटर. So recently Indian government began to bring out the contribution of three sectors toward the gross value added in place of the contribution of three sectors toward the GDP. अब GDP नहीं देखेगा इंडिया, अब देखेगा GVA. The GVA measures the contribution of three sectors of economy after adjusting. After adjusting मतलब minus. After adjusting for taxes and subsidies. देखा. You will learn more about the GVA and difference of GDP and GVA in higher classes. क्यों higher classes? मैम तो अभी पढ़ा चुकी है. GDP और GVA में डिफरेंस मैम आपको अभी पढ़ा चुकी है. वैसे आपको ये नेशनल इनकम में सीखने को मिलता क्लास 11th या 12th में. ओके, सो GDP and GVA in higher classes. Here we only understand how goods and services produced. ओके, समझा दिया लेकिन मैंने, सॉरी. ओके,
Now let's move to another topic, that is the historical change in sectors. Historical मतलब history. हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या क्या चेंजेस आए हैं? Which sector according to you is growing and which sector is on the top of all the three sectors? बताओ comments में. बताओ भाई. पानी लेने गई थी. Yes. Although हमारे पुरानी हिस्ट्री में प्राइमरी वॉज ऑन द टॉप, बट अब हमारी नए फ्यूचर में टर्शरी सेक्टर इज ऑन द टॉप. जैसे भाईचारा ऑन टॉप होता है, वैसे टर्शरी सेक्टर इज ऑन टॉप नाउ. So primary sector was most important sector in initial stages of development. With new methods of farming, more food was produced. Green revolution आया, production आई, products आए. People started working in industries and secondary sector gained importance. धीरे धीरे लोगों को पता चला, अरे वाह, एग्रीकल्चर के अलावा भी कोई सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, हम वहां पे भी जाके काम कर सकते हैं. सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो होने लगा. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर. ये काफी ज्यादा खाना बनाता था, मतलब खाना प्रोड्यूस करता था. Many people could now take up other activities. They were increasing number of craft person, traders, buying और selling तो भैया काफी गुना बढ़ चुकी थी समाज में. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, फैक्ट्रीज आने लगी और एक्सपैंड भी होने लगी. Those people who had earlier worked on farms, अब वो फैक्ट्रीज में जाने लगे. They were forced to do so, as you read in history chapters. वो एज तो डिलीट हो चुका है, वैसे उसमें पढ़ाया गया था कि लोगों को भर भर के फैक्ट्रीज में लेके जाया जाने लगा. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. अब भैया खादी से सस्ता तो कॉटन क्लॉथ था, तो ये लोग इस्तेमाल करने लग गए थे जो फैक्ट्रीज के बने हुए कपड़े होते थे, गुड्स होते थे. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. अब धीरे धीरे तो भैया ये जो इंपॉर्टेंस थी प्राइमरी की, वो सेकेंडरी पे शिफ्ट हो गई. अब इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजों में, प्रोडक्शन में भी और एम्प्लॉयमेंट देने में भी. हेंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. दिस मींस दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज. तो यहाँ हमें पता चला ये बेटा लाइफ की भी कहानी है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है. जरूरी नहीं है कि आज आप जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो वो उम्र भर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट रहोगे. नहीं, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल इन आवर लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग. एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा. आपकी अहमियत तभी कम हो जाएगी जब दूसरा अच्छी वैल्यू ऐड करेगा किसी की लाइफ में. ये सिर्फ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी नहीं कह रहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर जिसने लोगों को खाना दिया, जैसे ही उससे बेहतर सेकेंडरी सेक्टर आया, लोग प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी में जाने लगे. तो इम्पोर्टेंस जो पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था सेक्टर, अब दूसरा सेक्टर उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि वो बेहतर था, उसमें सस्ते प्रोडक्ट्स थे, उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी. ये सब देख के लोग शिफ्ट होने लगे. तो रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. इट डजंट मीन कि आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा जिंदगी भर आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओके. So in past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. बिल्कुल शिफ्ट हुआ है भाई. अगर तुमको मेरी बात गहरी जब भी लगे तो कमेंट में टाइम स्टैम्प डाल के ओपी लिख देना भैया. तुमको कोई भी बात मेरी फतेह की लगे, काम की लगे, तुम्हारे लिए ही है. हम लोग अपना पूरी जिंदगी, पूरा स्कूल लाइफ व्यर्थ कर देते हैं ऐसे दोस्त के लिए जो आपको वैल्यू भी ना करके आपसे एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे ले आ जाते हैं. अब सेल्फिश होने का समय है बच्चों. अभी आप सेल्फिश नहीं हुए तो भैया कब होंगे? सेल्फिश होके पढ़ना है. भूल जाओ किसी को भी. अभी दिल में दोस्ती रखो, वो दोस्त होगा तो समझ जाएगा कि अभी पढ़ने के दिन है. ब्रेक ले लो, ब्रेकअप मत करो, ब्रेक ले लो कि अभी ब्रेक है, थोड़ा एग्जाम्स में पढ़ने दो, ज्यादा ध्यान लगाओ. और जरूरी नहीं है ब्रेक लेने से ही ध्यान लगेगा, साथ रह के भी ध्यान लग सकता है आपके दोस्त से, दोस्तनियों से या दोस्तों से. सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का खेल है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंसंट्रेशन के साथ रहना है. बाकी आप में से अगर जितने भी मेरे पेड बैच के बच्चे दोबारा ये रिवीजन के लिए लेक्चर देख रहे हैं, ऑफलाइन के देख रहे हैं,
भैया आप लोगों को तो मैंने एक ऐसी चीज दे दी है जिसके बाहर से पेपर तो आना ही नहीं है, ये आपको पता है। मेरी किताब जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेड बैच वाले बच्चों को ही मिलती है, ऑफ कोर्स मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को ही मिलती है। मार्केट में मैंने अभी इस साल तो लॉन्च नहीं किया, अगले साल का कुछ कह नहीं सकते हैं, काम चल रहा है। बट बहुत मेहनत करके वो जो बनाया है वो सिर्फ उनके पास है, वो जानते हैं। एक एक चीज ऐसी है कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उसके लिए बना बनाया सवाल मिल जाएगा। बेहतरीन किताब, बेहतरीन किताब, सब कुछ है, यहाँ तक पढ़ोगे यहाँ तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। In past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. Production अब किस में हो गई है? Secondary to tertiary. देखो फिर से बदल गए। Most of the working people are also employed in the service sector, जिससे भैया डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप होती चली जा रही हैं। तो क्या हो गया बच्चों? ये ग्राफ है, देखो बच्चों, पुरानी बुक में ग्राफ में जीडीपी है, नई बुक में ग्राफ में है जीवीए। जीवीए के अकॉर्डिंग 1977 और 2017-18 का दिया हुआ है। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। Graph 1 shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years. This we have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. You can see how the total production has grown over the 40 years. Production कितनी बढ़ गई है? प्रोडक्शन का ग्राफ ये है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन अब टर्शरी में सबसे ज्यादा है, जहां पहले इनकी बराबर थी, सर्विस तो चली रही थी, जहां इसकी सबसे ज्यादा थी। So which was the largest producing sector? Primary. Which sector is the largest producing? Tertiary. Can you say which sector has grown the most over 40 years? Tertiary. What was the GDP of the country? GDP क्या है 2017-18 में? वो तो यहाँ पे आपको कुछ बताया ही नहीं हुआ है। जीवीए बताया हुआ है, जीडीपी कहाँ बताया हुआ है? जीवीए ही पूछ रहे होंगे, जीवीए पूछना होगा। तीनों को ऐड करके 1 लाख, ये जो भी निकल रही है 12 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। अच्छा जी, tertiary sector has replaced the primary sector as the largest producing sector. The reasons for this are, सबसे ज्यादा tertiary sector ग्रो किया, you know, ये इस चैप्टर का मोस्ट रेपिटेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बच्चों। मोस्ट रेपिटेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। कैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ गया? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेसिक सर्विसेज क्यों, देखो टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब कंडक्ट करता है। इनकम लेवल लोगों के बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो कंफर्ट चाहते हैं, वो बाहर बैठ के खाना चाहते हैं, वो टूरिज्म करना चाहते हैं, ये सबसे टर्शरी का पार्ट है, ग्रो कर रहा है। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से भी टर्शरी ग्रो कर रहा है, बिकॉज ये तीसरी सीढ़ी है, वो ग्रो करेंगे, कोई पहली दूसरी चढ़ेगा तभी तो तीसरी पे आएगा। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, हम घिरे पड़े हैं गैजेट से। दिस स्मार्ट बोर्ड, दिस टेक्नोलॉजी, आप मुझे देख पा रहे हैं किसी भी कोने से, आप लिखिएगा जरूर आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। किसी स्टेट से देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, आप किसी कोने से देख रहे हैं, कोई केरला से है तो कोई कश्मीर से है, कोई ईस्ट से है तो कोई वेस्ट से है, कोई कहाँ से है बच्चों, कहाँ से। ये सब काफी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो इसके आंसर में भी ये 4 पॉइंट है। सर्विस सेक्टर हमारे इंडिया में एम्प्लॉय करता है बहुत सारे अलग अलग लोग। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब हर तरीके के इंसान के लिए जॉब है। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विस, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा। हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। यस, टर्शरी सेक्टर में हर कोई ग्रो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर कोई टर्शरी सेक्टर में ग्रो नहीं कर रहा है बच्चों, कि हर एक इंसान ग्रो कर जाए, ना 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 ना। रिक्शा चलाने वाला पहले रास्तों पे रिक्शा चला रहा था, तो फिर उस बड़ी एमएनसी का फ्रिज ढोके जा रहा है, एसी ढोके जा रहा है, उसका काम वही रह गया है, तो हर एक इससे बेहतर नहीं होता।
Now, second graph, share of sectors in GVA, and third graph. A remarkable fact of India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GVA, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows the share of employment in the three sectors. देखिए, पहले प्राइमरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था जीवीए में, अब टर्शरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. बट एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा है प्राइमरी की. जब प्राइमरी में ज्यादा लोग हैं तो वो जीवीए में कम क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? सवाल मेरा है, जवाब तुम दोगे. जब प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा लोग, पर 44% लोग एंगेज्ड हैं, तो फिर ये जीडीपी में कम क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है इतना? वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर लिखा है इसका, और वो आंसर आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, जो कि है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. Why didn't similar shift out of primary sector happening in case of employment? Because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. जॉब प्राइमरी में भी नहीं है, बस लोग दिख रहे हैं. More than half of the workers in the countries are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GVA. तो लोग ज्यादा, प्रोडक्शन कम. It is because there are more people in agriculture than necessary. जितने लोग जरूरी हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसको हमने पढ़ा भी था, disguised unemployment. And because of disguised unemployment, all the people are underemployed because they are working less than their capability. Less than their capability. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sector are underemployed. They are working. There is a difference between the term underemployed and disguised. Disguised is when more people are working than the required ones. एक खेत है, खेत पे 4 जने आराम से खेती कर सकते हैं, उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, लगे हुए हैं 8 लोग घर के, प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है. तो लोग ज्यादा हो गए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखेगी, लेकिन प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है. यही वो ग्राफ दिखा रहा है, यही उस ग्राफ में दिख रहा है. तो यहाँ पे भी यही है बच्चा, अंडर एम्प्लॉयड है. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब दे आर वर्किंग लेस देन देयर कैपेबिलिटी. अगर 4 लोग मेहनत कर रहे थे, उसमें 4 लोग और जुड़ गए, तो सभी लोग कम कम काम करेंगे, तो अंडर एम्प्लॉयड है. So more than half of the working population are engaged in primary activities, mainly एग्रीकल्चर. इसीलिए ये सारा मैंने जो आपको बताया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज है ये लोग. अर्बन एरियाज में भी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, पेंटर्स हैं, रिपेयर वर्कर्स हैं, जो काम के लिए जगह जगह दर दर भटकते रहते हैं. दे आर वर्किंग लेस देन देयर कैपेबिलिटी. इसी के बेसिस पे डिफरेंस आता है डिस्गाइज और सीजनल में. डिस्गाइज मैंने आपको अभी समझाया, वर्किंग मोर, मतलब चाहिए कम, ज्यादा कर रहे हैं. सीजनल में कुछ महीनों में काम ना होना, ये एक सबसे बड़ा कारण है सीजनल एक्टिविटी का, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का. और यहाँ पे एग्रीकल्चर इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. अर्बन एरियाज में आइसक्रीम वाला कह सकते हो, ब्लैंकेट्स वाले कह सकते हो, सीजनल का एग्जाम्पल है. क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट. भाई साहब एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहा है, अब आपको कैसे करेंगे? है भाई, आपको जरूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, आपको मतलब सरकार को, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना. ये आप कैसे कर सकते हो? सवाल भी यही है, हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन रूरल या फिर अर्बन एरियाज. मेरे ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन में है. ओ भाई, मेरे ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, जो लोग मुझसे नहीं पढ़ते हैं पेड या उसमें. ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं एग्जाम में. ये रेड फ्लैग है, इससे दूर रहना है. ये ग्रीन फ्लैग है, ये मेरे पास ग्रीन फॉरेस्ट है. वो क्वेश्चंस में वो टॉप 5 क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वो मैं तुमको यहाँ दे रही हूँ, सिर्फ तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुमको बेनिफिट मिल रहा है. ये उसमें से एक सवाल है, अभी बता रही हूँ. एक मैंने तुमको बता दिया है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर. दूसरा मैंने तुमको यहाँ बता दिया है, हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड.
बाद में इसी लेक्चर के नीचे आके लिख के जाना, मिड टर्म में आएगा तो। क्या कर सकते हैं भैया, क्रेडिट दे दो यार थोड़ा सस्ता, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे थोड़ा फोकस कर लो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बना लो जिससे लोगों को काम मिले, एजुकेशन इंप्रूव करो, हेल्थ इंप्रूव करो, टूरिज्म बढ़ाओ, मिल्स लगा दो यार, दाल मिल, स्टोरेज यूनिट्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स, जिसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता रहे। न्यू डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स कैन बी डग आउट टू इरिगेट मेनी फार्म्स। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब वो प्रोड्यूस हो रहा होगा तब भी, और इरिगेशन देने में तब भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। चीप लोन्स टू फार्मर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, हनी कलेक्शन, ये सब तो मैंने बता दिया है, वही सब है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड, ताकि उनके पास इनकम जनरेट हो। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो प्लानिंग करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एजुकेशन सेक्टर हैज पोटेंशियल, नीति आयोग कहती है एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख जॉब्स, टूरिज्म सेक्टर में मोर देन 35 लाख जॉब्स का पोटेंशियल रखती है। एक स्कूल बनता है, आप इमेजिन करो यार, एक स्कूल बना, नया स्कूल बना, प्रिंसिपल, 12वीं क्लास तक की 12 तो टीचर्स, छोटे बच्चों की अलग, उसके बाद म्यूजिक, डांस, कंप्यूटर, फ्रेंच, सब्जेक्ट वाइज टीचर सारी, प्राइमरी की अलग, सेकेंडरी की अलग, हाई स्कूल की अलग, काम करने वाली दीदियां, हेल्पर दीदियां, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रेसिडेंट, गेट कीपर, किड्स मैनेजर, वैन वाले बच्चों को देखने वाला, ये करने वाला, वो कितनी जनरेट हो गई। सेम इन टूरिज्म, सेम इन टूरिज्म, दे हैव कैपेबिलिटी। ओके, और इसी के चलते आता है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बेसिकली लाया गया था रूरल एरियाज में बच्चों, ये रूरल एरियाज में लाया गया था मनरेगा 2005 में। पूरी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लाया गया 2005 में, लागू किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा जी, 11 फरवरी 2021 के दौरान ये 708 हो गया है, नया डेटा, पहले 625 था, 708 हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 दिन की कम से कम आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट आपको देंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। ये माइग्रेशन को कम करने के लिए लाया गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द सीजनल एक्टिविटी। जब फार्मर्स के पास काम नहीं होता था, वो कहाँ चले जाते थे, वो चले जाते थे टाउन्स में, सिटीज में, वहां चले जाते थे ये लोग काम धंधा करने। तो उसको कम करने के लिए किया गया था ये, टू प्रोवाइड 100 दिन, आपको एप्लीकेशन देनी है, 15 दिन के अंदर सरकार आपको काम देगी, अगर नहीं देगी तो आपको 100 दिन के लिए वेजेस देगी, क्योंकि सरकार की गलती है। So if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under this act. तो लैंड को सुधारना है, टाइलें लगा लिया, ईंटें पत्थर लगानी है, ये काम आपको इसके दौरान दिया जाएगा। This was the first half of the chapter, and इस first half में मैंने आपको बता दिया है अभी तक मेरे ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं बच्चों। अच्छा, एक और बात, इस एक्ट को हम प्यार से, अरे यार लिख लेना, ये ओहो सेव हो गया क्या, हाँ, राइट टू वर्क एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दी जाती है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम दिया जाता है। तो अभी तक मैंने तुम्हें इस टॉपिक से मेरे जो ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, सबके आंसर भी दूंगी इसी लेक्चर में, टेंशन ना लेना, टेंशन नहीं लेनी है मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे 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 क्यूटी को, ऐसे मेरे शार्क्स को, तुम लोग मेरे शार्क्स हो, पीते पीते नहीं हो तुम, मेरे शार्क्स हो, एसएसटी के शार्क्स। टर्शरी सेक्टर,
किसी भी तरीके से आ सकता है, हाउ टर्शियरी सेक्टर इज गविंग गेटिंग इम्पोर्टेंट, किसी भी तरीके से आ सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन रूरल या फिर अर्बन एरियाज, किसी में भी आ सकता है, कुछ भी मेंशन हो सकता है। तीसरा मनरेगा पे आ सकता है, नोट लिख दो क्या था। 1 मार्कर में इसमें से आपको आएगा कौन सा प्राइमरी है, ये किसका पार्ट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। अब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। बहुत प्यारा छोटा सा ही टॉपिक है, 5-7 मिनट लूंगी आप लोगों के। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज। पहले एग्जाम्पल देखते हैं आपकी किताब का। एक है कांता की कहानी, कांता बाई घर पे आई, ऐसे कुछ गाता है टोनी कक्कड़ का। एक है कमल जी की कहानी। कांता जी एक ऑफिस में काम करती हैं, वो अपना ऑफिस सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक अटेंड करती हैं। उनको उसके लिए सैलरी मिलती है हर महीने के अंत में। साथ में उनकी सैलरी के उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है जो आप उनकी रिटायरमेंट पे मिलेगा, और जितने भी सरकार के अकॉर्डिंग रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं। उनको मेडिकल मिलता है, उसके भी भरपाई होती है, अलाउंसेस। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो एमएनसी में है, वो जब प्रेग्नेंट हुई और जब उसने कंसीव किया तो 6 मंथ्स की उसको पेड लीव्स मिली थी। 6 महीने घर पे आराम कर, सैलरी पहुंचती रहेगी। वो ऑफिस नहीं जाती है, सॉरी संडेज को नहीं जाती है, वो एक पेड हॉलीडे होती है, संडे के पैसे नहीं कटते हैं। जब उसने काम पे ज्वाइन किया था, उसने एक अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया था जिसके अंदर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस थी काम की। जैसे होती है ना कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी, इतना प्रायर नोटिस पे काम छोड़ूंगी, आप मुझे नहीं निकाल सकते, इतने प्रायर नोटिस पे आप निकाल सकते हो, ऐसा ऐसा। फिर है कमल, कांता के ही नेबर है। वो एक डेली वेज लेबर है। डेली वेज मतलब रोज की दिहाड़ी लेते हैं, पैसे लेके आते हैं। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM। सुबह 7:30 जाता है, रात के 8 बजे तक काम करता है। भाई मुझे भूख लग रही है यार बड़ी तेज। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उसको कोई और पैसा नहीं मिलता है, कौड़ी नहीं मिलती है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। जिस दिन वो काम नहीं करता उसको पैसे नहीं मिलते। संडे छुट्टी करे तो पैसे नहीं मिलेंगे, जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे। ही हैज देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है उसको, ना ही उसको कोई भी तरीके का फॉर्मल लेटर साइन करके दिया गया था। उसे कभी भी बोल सकते हैं कल से काम पे मत आइयो, कल से काम पे मत आइयो, बोल सकते हैं। तो हमने इन दोनों से सीखा कि एक काम कर रहा है ऑर्गेनाइज में, दैट इज कांता जी, और दूसरा काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज में, दैट इज कमल जी। तो वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे एक हो गई ऑर्गेनाइज और दूसरी हो गई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस होती है, जॉब सिक्योरिटी जिसे कहते हैं। वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, ओवर टाइम का पैसा मिलता है, सारे बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल, प्रोविडेंट फंड, जॉब सिक्योरिटी होती है आपके पास प्रॉपर, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है सरकार के बनाए हुए नियमों को। ऑल्सो बेटा ये जो फर्म होती है ये होती है रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। ये रजिस्टर्ड होती है। जैसे हमारा ऑफलाइन सेंटर OSR अकेडमी रजिस्टर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन से यहाँ पे काम होता है। हमारे साथ काम करती हैं चारू, आपको पता हो अगर चारू, वो मेडिकली उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, उनकी सर्जरी हुई है, 3 मंथ से वो लीव पे है, लेकिन हमारे यहाँ से उनके पास प्रॉपर 3 मंथ से सैलरी जा रही है, प्रॉपर जा रही है, क्योंकि वो हमारी एम्प्लॉय है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो ये ऑर्गेनाइज में होता है, ये अनऑर्गेनाइज में नहीं होता है। तो रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट है, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर छोटे छोटे स्मॉल स्केल, पहली बात तो ये नॉट रजिस्टर्ड होते हैं, नॉट रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को नहीं पता ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ये यूजुअली छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे किराने की दुकानें होती हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, मोस्टली पेड लीव वगैरह नहीं होती, सिकनेस के लिए छुट्टी दे रहे हैं तो पैसे काट रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स नहीं होती। कोई अच्छा बॉस है तो अलग बात है, लेकिन जनरली
और ये कोई भी स्पेशल बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते हैं, ना ही भैया इनकी फर्म रजिस्टर्ड होती है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा। चलो आपको बताना है, जैसे एक टीचर एक क्लास ले रही है स्कूल में, तो ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड है भैया वो, है ना भाई, वो ऑर्गेनाइज्ड है। हेड लोड वर्कर एक बैग कैरी कर रहा है सीमेंट का, अनऑर्गेनाइज्ड है। फार्मर इरिगेट कर रहा है भैया, आप इसको ऑर्गेनाइज भी कह सकते हो लेकिन ऑर्गेनाइज भी, लेकिन ये अपनी फील्ड पे काम कर रहा है, अपनी, ये अपना ही वो है, तो ऑर्गेनाइज्ड। अपनी फील्ड पे काम कर रहा है ना, तो अनऑर्गेनाइज्ड हुआ, कोई फर्म नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज, डेली वेज लेबर वर्क कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर के अंडर, अनऑर्गेनाइज। फैक्ट्री वर्कर जो है वो काम पे जा रहा है बड़ी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइज, क्योंकि फैक्ट्री लॉज होते हैं, बड़ी फैक्ट्री है। हैंडलूम वीवर वर्किंग इन अर हाउस, अनऑर्गेनाइज्ड। अब बच्चों, ये वाला भी मेरा ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन है, मैं ग्रीन से फ्लैग बना देती हूँ इधर, ये वाला भी मेरा ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन है। हाउ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड? वर्कर्स को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ वल्नरेबल पीपल, बहुत छोटे लोग होते हैं, इतने केपेबल नहीं होते लड़ने के, who need protection in the unorganized sector. People are often exploited, उनको कम पैसे मिलते हैं, उनको irregular jobs होती हैं, उनको job security नहीं देते हैं, उनको social discrimination face करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हो? रूरल एरियाज में फार्मर्स को एडिक्वेट फैसिलिटी देनी चाहिए, जैसे सीड्स दे देना, एग्रीकल्चर इनपुट दे देना, उनको क्रेडिट उधार दे देना, उनको स्टोरेज के लिए जगह दे देना, उनको मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड कर देना एटलीस्ट। तो सरकार उनके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें कर सकती है रूरल एरियाज में, एंड कुछ और चीजें भी कर सकती है, जैसे कि फिक्स कर दिए वेजेस। देखो बेटा, वेजेस एक्ट तो है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी है, मैन और वेमेन को एक मिलेगा, लेकिन इस पे नजर कोई नहीं रखता है यार, कोई भी ना देखता नहीं है, ये फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, माना जा रहा है नहीं जा रहा है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्क आवर्स, प्रॉपर फिक्स वर्किंग आवर्स होने चाहिए। गवर्नमेंट कैन इनैक्ट न्यू लॉज ऑन ओवर टाइम एंड सैलरी, नए लॉज लागू किए जाए, सैलरी दी जाए, रेंज, सैलरी रेंज कि इस काम के लिए इतना पैसा मिलेगा। चीप लोन्स दे दें भैया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, साथ साथ छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने में हेल्प कर दें। तो रूरल में भी पूछ सकते हैं, अर्बन में भी पूछ सकते हैं, जनरल पूछेंगे तो आप मिक्स पॉइंट्स लिख सकते हो कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट लॉज बनाए, उस पर नजर रखे, उनको लोन्स दे दे, उनको इनपुट्स दे दे, उनको एग्रीकल्चर की फैसिलिटी दे दे, उनको सीड्स दे दे, ये सब बातें। अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाय गिविंग देम रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग आउटलेट्स, अगेन वही सब बातें लिखी हुई है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज, लास्ट टॉपिक है ये, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे कौन से सेक्टर्स हैं? पब्लिक है और प्राइवेट है, पब्लिक है और प्राइवेट है। मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड देयर इज नो बडी इन द ऑफिस। ऊपर वाले स्टूडियो में आशुष सर क्लास ले रहे हैं, अभी 9:30 हो रहे हैं, उनकी क्लास लेट तक होती है। तो मैंने कहा कोई आया तो नहीं, डर लगता है ना थोड़ा थोड़ा, फिर कोई है टाइप्स, डर डर सा लगता है। मैं फोन भी चेक करी जा रही हूँ, किसी का फोन तो नहीं आया। हाँ, तो पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप, ओन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है? तो पब्लिक सेक्टर को ओन करता है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को ओन करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज, ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक्टिविटीज जो होती हैं, इनका मेन मोटिव होता है लोगों की वेलफेयर। ये उल्टा लिखा हुआ है भाई इसमें, मैंने गूगल से फोटो ली है और उल्टा लिखते हैं गंदे लोग, ये उल्टा लिखा हुआ है। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना होता, इनको प्रॉफिट का नहीं होता, इनको सोशल वेलफेयर का होता है। वही प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट कमाने का होता है। इनका मेन वे है रेवेन्यू बनाने का, टैक्सेस, पेनल्टीज लगा के लोगों पे। इनका मेन है शेयर्स इशू कर दिए, प्राइस बढ़ा दिए गुड्स एंड सर्विसेज के। बेनिफिट्स है पब्लिक सेक्टर में काम करने के, भैया जॉब सिक्योरिटी मिलती है, कहते नहीं सरकारी अफसर है तो भैया गस्टेड अफसर है, यहाँ पे इनको सैलरी पैकेजेस अच्छे खासे मिलते हैं और इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है। इसके एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, इसमें रिलायंस, टाटा, ये सब आ जाएगा आपका।
तो पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है? यार आप कभी कभी सोचते नहीं हो, इतना हम लोग डेवलप हो चुके हैं, इतना डेवलप हो चुके हैं, तो हमें अभी भी पब्लिक सेक्टर की नीड क्यों है? हम पूरे कंप्लीटली प्राइवेटाइज क्यों नहीं हो जाते? सब कुछ प्राइवेट क्यों नहीं कर देते? यू हैव हर्ड अबाउट बेसिक सर्विसेज लाइक रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक नीड्स हैं एक इंसान की। अगर ये भी प्राइवेटाइज होगी तो गरीब भूखा मर जाएगा, गरीब के सर पे छत नहीं होगी। हर एक इंसान बराबर नहीं होता। वो हर एक इंसान एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकता। हर एक इंसान अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। यू आर लकी इफ यू आर एबल टू बी थैंकफुल टू गॉड ऑलवेज फॉर लेटिंग यू enjoy the perks and luxury of your life. Never complaint. तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर इसलिए अब तक चल रहा है, स्पेशली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में, ताकि हर एक इंसान बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, एजुकेशन को, हेल्थ को। लंगर लगे होते हैं, सरकारी तरफ से पीडीएस सिस्टम है, खाना मिले लोगों को, शेल्टर, आवास योजना वगैरह बनाई जाती हैं। So developing infrastructure which is done by developing communication, heavy industries, building bridges, roads, railways, electricity generate करना, encouraging private sector to open industries and generate employment. So basically everybody is working, public and private. हमने privatize ज़्यादा इसलिए कर दिया because people look for more services now. To support farmers by buying food grains at a fair price, तो सरकार हेल्प करती है इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन देती हैं, प्रॉब्लम से डील करती है, माल न्यूट्रिशन, ये जो घपले करते हैं यार, खाने खाने में एडल्ट्रेशन करते हैं। कई जगहों पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई होता है क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लग रही होती है। हाउसिंग फैसिलिटीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उस सबको ये पब्लिक सेक्टर डील करता है, सबको डील करता है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हेल्प्स in actually making that sector better, okay. So this was your complete chapter of sectors of Indian economy. We are done with the complete chapter. Now we will be doing some of the MCQs of the chapter and then the subjective questions of the chapter, okay, and then the subjective questions of that chapter. So ये आपको मेरे साथ आंसर्स करने हैं। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। समीर एक एडवोकेट है, आप बताइए वो कौन से सेक्टर में आता है। वेदर ही इज वर्किंग इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और इंडस्ट्रियल। टर्शरी सेक्टर बिकॉज ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसमें से प्राइमरी सेक्टर क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंश्योरेंस। एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम 100 डेज की आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है? मिड डे मील में, अन्नपूर्णा योजना में, अंत्योदय अन्न योजना में या फिर मनरेगा में। तो द आंसर इज मनरेगा। और ये कब आया था? 2005 में लागू किया गया था 708 डिस्ट्रिक्ट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसी कौन सा सेक्टर है जो खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहा लेकिन जो बना रहे हैं उनको हेल्प कर रहा है? वो सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। वो खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। सेक्टर के बेसिस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बेसिस पे, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? ट्रक ड्राइवर, ये टर्शरी में। बाकी तीनों आपके प्राइमरी में, गार्डनिंग भी, फिशरमैन भी और पॉटरिंग भी। ओह पीछे चली गई ना। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन चार्ट। अच्छा ये चार्ट पुराना मैंने लगा दिया है। लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा था? 2013-14 में। ये पुराने बुक का है। चलिए तब भी कौन था? तब भी टर्शरी सेक्टर था क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है प्रोडक्शन की और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट हाँ कर रहा था। इस वाले ग्राफ के बेसिस पे 2013-14 में लार्जेस्ट शेयर किसका है? वही मैंने गलत किया है। हाँ सही किया, 13-14 है ना। अगेन इसमें टर्शरी सेक्टर आएगा। देखो ऐसे ग्राफ दे देंगे, पूछ लेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब वो काम नहीं करना चाहता, वो लेजी मैनर में काम करता है, कैपेबिलिटी से कम काम करता है, या उसको काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो कैपेसिटी से कम काम कर रहा है। Seasonal unemployment is seen only in the agriculture sector. Agriculture is a dependent
इज डिपेंडेंट अपॉन द सीजन। तो ओनली तो नहीं होता, तो एस फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डिपेंडेंट तो है एग्रीकल्चर सीजन पे। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर इन इट, ना, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये तो टर्शियरी सेक्टर की डेफिनेशन है। ओके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मैंने बनाए हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, करेंगे। हाँ, प्राइमरी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इनिशियल स्टेजेस। तो सबसे पहले आपको बताना है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती थी एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में, क्योंकि तब तक लोगों को नॉलेज ही नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग की या टर्शरी की, इतना डेवलप नहीं हुआ था, तब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। तो यहाँ पे हम सारा वही सब लिखेंगे, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में गया, देन टर्शरी पे गया, फर्दर शिफ्ट। How do we count various goods and services for calculating GDP? तो we count all the final goods and services, और ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है, all the final goods and services from all three sectors in a particular year. 3 measures through which underemployment in agriculture sector can be minimized. तो मनरेगा कर दो, बेसिक फैसिलिटीज दे दो, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दो, लोन्स प्रोवाइड कर दो, फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, एम्प्लॉय कर दो फुली। 5 रीजंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये एक टॉपर का आंसर शीट थी कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है टर्शियरी सेक्टर की, उसने लिखा है कि कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी की तरफ। सॉरी सॉरी निशान डल रहे हैं। सॉरी, तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है बहुत सारे लोगों को टर्शियरी सेक्टर, ये बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है, यानी कि इसमें काफी ट्रेड होता है कंट्री टू कंट्री। गवर्नमेंट इसमें बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब प्रोवाइड करती है। ये अपॉर्चुनिटीज लेके आता है उनके लिए जिनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ग्रो कर रहा है। ये भैया डेवलपमेंट करता है कंट्री की और कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन में। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात बता देंगे यार, क्यों प्रेफर कर रहे हैं लोग, उनके सारे फीचर्स लिख दोगे आप। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट करोगे वो बता दोगे आप, मैंने बता दिया है, अर्बन में, रूरल में। इसके बाद पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बता दोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, इक्वालिटी लेके आ रहे हैं। डिफरेंसेस इन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मैंने नहीं लिखा है क्योंकि पहले वाले स्लाइड से मैंने पूरे पूरे दिए थे। रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड, जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी, बेटर सैलरी, वेजेस, और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, नो बेनिफिट्स, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अब मैं हर लेक्चर में देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन 2। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं कमेंट सेक्शन में, और उस कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद मैं अगले लेक्चर में आपको देती हूँ उसका शाउट आउट। तो अब आपको काम करना है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर में, मतलब कमेंट में आंसर लिखने हैं, और अगला वन शॉट किसका चाहिए वो मुझे बताना है। मैं यूरोप और इंडिया और ग्लोबल वर्ल्ड तीनों का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाल चुकी हूँ, आपको बस सर्च करना है नेशनल इन यूरोप बाय रीमा मैम, नेशनल इन इंडिया बाय रीमा मैम, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बाय रीमा मैम। वही थंबनेल वाला लेना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन बताते हुए चली हूँ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला, which of the following is not the condition of laborers engaged in unorganized sector? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आंसर्स को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को, और फिर आप इसे लिखेंगे कमेंट में सही आंसर। अगला, which of the following conditions are related to public sector? हाँ जी, तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज वन शॉट। सिर्फ छोटी सी बात कहूंगी, एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती सब कुछ छोड़ दो एग्जाम्स के लिए, लेकिन इस समय हम लोगों को ये देखना है बस उन माँ बाप की नजरों में जिन्होंने हमें पूरे साल जितना भी अब तक बीता है उसमें पैसे लगाए हैं हमारे पे, आपके टीचर्स की आंखों में जिनको तुमसे उम्मीदें हैं
आपके लव्ड वंस, आपकी बड़ी बहन, बड़े भाई, आपके चाचा, ताया, बुआ, फूफा, जो भी, जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बस उनके लिए इस बार अपना 100% दे दो। इस 1 महीना अच्छे से 100% दे दो, जितना दे सकते हो। आपका 100% सबका अलग-अलग हो सकता है, अपना 100% दे दो। फिर देखो, हर एक आइडियोलॉजी फॉलो करो। मैं एक सेशन लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर मैं मिड टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आप लोगों को। आई विल गिव माय 100% इन दैट। आई विल ट्राई टू प्रिडिक्ट योर कंप्लीट मिड टर्म पेपर, आई एश्योर यू। बट प्लीज एट प्रेजेंट क्लास 10th के बच्चों को कम से कम 13 चैप्टर याद होने चाहिए, 3 फ्रॉम ईच बुक एंड 4th वन फ्रॉम जियोग्राफी, एग्रीकल्चर। हर एक बुक का 3 टिल मनी एंड क्रेडिट, टिल जनरल रिलीजन एंड कास्ट, टिल मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, बट इन ज्योग्राफी टिल एग्रीकल्चर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग पढ़ें, आप लोग याद करें, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, इसके पर्सनल नोट्स बनाएं। टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये पीपीटी भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। तो बस अच्छे से पढ़ाई करें, यही हर कोई आपसे कहेगा इस टाइम, और मैं भी यही कहूंगी। मिलते हैं अगले वन शॉट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।